नमस्कार दोस्तों, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आपके लिए 12वीं कक्षा के बायोलॉजी का जीव विज्ञान का एक अगला वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, आज जो है हम लोग जो 12वीं कक्षा में बायोलॉजी का आपका दूसरा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उस चैप्टर को आज हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा, इसमें जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि इसमें हम लोग मुख्य रूप से जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पों का संरचना। ठीक है, चूंकि इस चैप्टर में हम लोग को जो डिस्कस करना है, जो रिप्रोडक्शन का जो मोड सीखना है, वो किसमें सीखना है, तो पुष्पी पादपों में सीखना है। यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस चीज को हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे होता है। ठीक है, और उसके लिए जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम पहले जो फ्लावर्स होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनकी संरचना को अच्छी तरह से समझ लें। क्योंकि जब तक हम मान लेते हैं कि पुष्प की संरचना के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो फिर कैसे समझेंगे कि उसके कौन कौन से पार्ट जो हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर उनसे कौन कौन से फंक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए हमें पहले जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। और आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कोई पुष्प जो है उसके कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं, आखिर पुष्प होता क्या है, तो ये मेन आज हम लोग को सीखना है। चलिए, सबसे पहली चीज हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहला चीज आज हम लोग को जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वो है पुष्प। ठीक है, सबसे पहली चीज कि पुष्प क्या है। ठीक है, व्हाट इज फ्लावर। सबसे पहले चीज हम लोग को यही जानना है कि आखिर जिस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, पुष्प क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि पुष्प चाहे कोई भी हो, उसके बारे में सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है जी, तो ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प जो है ये रूपांतरित प्ररोह होता है, जो आमतौर पे जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, ये किसमें पाया जाता है, तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उन्हीं पौधों में पाया जाता है। ध्यान देना है किसमें पाया जाएगा, तो जो आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है, तो ये जनन संरचना के रूप में पाया जाता है, जनन संरचना के रूप में। ध्यान दीजिए, पुष्प जो है, पुष्प आमतौर पे इनका जो उपयोग होता है वो मुख्यतः किस रूप में होता है जी, तो जनन संरचना के रूप में होता है। यानी कि ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट का कार्य करता है किसी भी पौधे में। ठीक है, किसी प्लांट में जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो किस चीज का कार्य करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का। चूंकि जब हम यहाँ पे पूरा का पूरा आपको जब ये स्ट्रक्चर समझाएंगे, तो उसके बाद में आपका ये कंसेप्ट जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा कि आखिर कोई पुष्प जो है वो किस तरह से एक जनन अंग या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट का कार्य कर सकता है। चलिए, तो उस चीज को हम लोग आगे और समझेंगे। और दूसरा चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि पुष्प जो है किसी पौधे का सबसे आकर्षित भाग होता है। ठीक है, पौधे का सबसे आकर्षित भाग होता है, सबसे आकर्षक भाग होता है। तो ध्यान दीजिए, पुष्प क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो आवृत बीजी पौधों में जनन में भाग लेता है, तथा यह पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, सबसे आकर्षक भाग। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना है। ये पुष्प के बारे में आपको बेसिक जो समझना चाहिए था वो मैंने आपको बताया। इससे आमतौर पे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कभी भी जिंदगी में ये नहीं पूछा जाएगा कि पुष्प क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको जानकारी के लिए बताए हैं कि पुष्प क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भले ही आपको
पूछ सकता है कि पुष्प क्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि पुष्प क्या है जी, तो एक रूपांतरित प्ररोह है। क्लियर है। अब जो है मेन हम लोग थोड़ा सा और अपने लेक्चर को अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग को मुख्य रूप से जो पुष्प की संरचना है, ध्यान दीजिए, मेन आज हम लोग का जो टॉपिक जो हम लोग को सीखना है वो है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना आज हम लोग को मेन पुष्प की संरचना के बारे में समझना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, ये मेन आज हम लोग को सीखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि जो पुष्प होते हैं, तो पुष्पों को मुख्य रूप से पुष्प के जो पार्ट होते हैं उनको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है आपका, ध्यान दीजिए, दल पुंज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दल पुंज। और उसके बाद में आपका हो जाएगा पुमंग, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा जायांग। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, नंबर 1 क्या है जी, बाह्य दलपुंज, नंबर 2 क्या है, दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, और नंबर 4 में जायांग। तो इस तरह से कोई भी जो पुष्प होता है वो मुख्य रूप से 4 भागों से मिल करके बना होता है। या पुष्प की संरचना को हम लोग अध्ययन करते समय कितने पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये चारों पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज, या इसी को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। ठीक है, चलिए दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा जो मेन पार्ट है वो क्या है जी, तो दलपुंज है। दूसरा वाला को हम लोग कहते हैं दलपुंज, और दलपुंज को हम लोग इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला। थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं जी, तो पुमंग या पुंकेसर, तो दोनों में से कुछ वो कह सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि तीसरा वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहे, पुमंग, या इसी को इंग्लिश में हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, पुमंग को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। और चौथा जो आप पार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोर्थ पार्ट क्या है जी, तो ये है स्त्री केसर या जायांग। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायांग। तो इस तरह से इसको हम लोग इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं, गाइनोसियम। तो सुनिए ध्यान से, एक चीज पहले दिमाग में सेट कीजिए कि कोई भी जो पुष्प होंगे या कोई भी जो फ्लावर होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा जी, तो 4 पार्ट में। कौन कौन, तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये 4 ऐसे पार्ट हैं जो मिल करके और किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं या किसी पुष्प की संरचना को पूरा करते हैं। ठीक है, अब जो है मेन इसके बाद में और भी 1-2 मिलेंगे, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पुष्पासन। तो पुष्पासन के बारे में और जो पुष्प वृंत हैं तो इनके बारे में हम लोग जब इन चारों को पढ़ के खत्म कर लेंगे तो लास्ट में इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज हम लोग को आज जो देखना है वो हम लोग देखेंगे बाह्य दलपुंज के बारे में। सबसे पहला चीज क्या देखना है, बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी भी पुष्प को अगर आप देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि पुष्प का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो पुष्प वृंत से जुड़ा होता है, हरा वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पुष्प जो है उसका जो मेन जो हरा वाला पार्ट होता है जो कहाँ से जुड़ा रहता है, उसके आधार से। ध्यान से समझते रहिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से, तो आपके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, तो कोई भी पुष्प को जब आप देखिएगा तो उसमें सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, मेन जो उसका जो आधार होता है,
जहां से उसका पुष्प वृंत निकलता है, तो वही पुष्प वृंत के पास आधार में ही उसके चारों तरफ जो है एक पुष्प चक्र पाया जाता है, पुष्प चक्र पाया जाता है। और ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बाह्य दल कहते हैं। जो हरी हरी संरचनाएं देख रहे हैं, ये क्या कहलाती हैं? बाह्य दल कहलाती हैं। और इन्हीं बाह्य दलों से मिल करके, जब ये बाह्य दल चारों तरफ ये फैली होती हैं, और इन सभी बाह्य दलों को अगर हम लोग एक साथ मिला देते हैं, तो उस संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? तो बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्लियर है? जब टोटल दल बाह्य दल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज। अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? तो ये सबसे बाहर की ओर है। बाह्य दलपुंज क्या है? समझिए, पुष्प चक्र 4 प्रकार के होते हैं। जो 4 अभी लिखे थे हम, उन्हीं को हम लोग पुष्प चक्र या पुष्प पत्र भी कहते हैं, जिसमें आपको दलपुंज, बाह्य दलपुंज, उसके बाद में पुंगव और जयांग मिलेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो सबसे लास्ट में दिख रहा है। यानी कि समझने वाली बात ये है कि अगर हम इसको बंद करेंगे, अगर हम लोग बाह्य दल से पुष्प के स्ट्रक्चर को पूरा अगर हम लोग बंद करने की कोशिश करें, तो जितने भी अन्य जो पुष्प पत्र हैं उन सबको बाह्य दल क्या कर लेगा? ढक लेगा। यानी कि ये सबसे बाहरी लेयर होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज जो बाह्य दल पुंज के बारे में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बाह्य दल पुंज जो है ये पुष्प का सबसे बाहरी पुष्प पत्र होता है। यानी कि क्लियर रखिए, ये क्या है जी? तो ये सबसे बाहरी पुष्प पत्र है, सबसे बाहरी पुष्प पत्र है। क्लियर हो गया? यानी कि बाह्य दल पुंज जो है वो क्या है? तो ये सबसे बाहरी पुष्प पत्र होता है। और अगली चीज आपको ध्यान देना है कि ये पुष्प वृंत के अग्र सिरा में या अग्र भाग में जुड़ा होता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कहाँ जुड़ा होता है? तो ये पुष्प वृंत के, ध्यान दीजिए, पुष्प वृंत के अग्र भाग में जुड़ा होता है, अग्र भाग में जुड़ा होता है, अग्र भाग में जुड़ा होता है। देख रहे हैं, ये पुष्प वृंत रहा और इसके अगले भाग में क्या जुड़ा है? तो बाह्य दल जुड़े हैं। ठीक है? तो इस तरह से बाह्य दल क्या होते हैं? तो ये किसी भी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र होते हैं, जो कहाँ जुड़े होते हैं? तो पुष्प वृंत के अगले भाग में या अग्र जो सिरा होता है उस पे जुड़े होते हैं। क्लियर है? अगली चीज, ये किनसे मिलकर बने होते हैं? तो बाह्य दलों से मिलकर के बने होते हैं। और चूंकि बाह्य दल क्या करते हैं? तो बाह्य दल पुष्प को कलिका अवस्था में ढकने का काम करते हैं। समझिए बात को, ये बाह्य दल जो है जब पुष्प कलिका अवस्था में होती है, जब कली होती है, तो उस स्थिति में ये बाह्य दल क्या करते हैं कि पुष्प के अन्य जो भी पुष्प पत्र हैं, अन्य पुष्प पत्र की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो इन सभी पुष्प पत्रों को ढकने का कार्य जो है कौन करता है? बाह्य दल करता है। ठीक है? तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि चूंकि ये कलिका अवस्था में इन सबके ऊपर एक आवरण का कार्य करता है, मतलब ये हुआ कि बाह्य दलपुंज जो है ये पुष्प के अन्य जो पुष्प पत्र होते हैं उन सभी पुष्प पत्रों को ये मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है? क्या करेगा जी? तो ध्यान दीजिए, पहला चीज कि ये बाह्य दल से मिलकर बना होता है, बाह्य दल से मिलकर बना होता है। क्लियर है? बाह्य दल से मिलकर बना होता है। और अगला चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए कि ये जो है बाह्य दलपुंज जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान देना है कि बाह्य दलपुंज क्या करता है? तो ये पुष्प के अन्य पुष्प पत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। अन्य पुष्प पत्रों को मुख्य रूप से क्या करता है जी? तो कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है?
बाह्य दलपुंज क्या है? तो बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी पुष्प पत्र होता है जो कि पुष्प वृंत के अगले सिरे में पाया जाता है। अगला चीज, ये बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है और कलिका अवस्था में अन्य जो पुष्प पत्र हैं उन सभी पुष्प पत्रों को मुख्य रूप से ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? अगला चीज और थोड़ा सा समझिए, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो बाह्य दलपुंज यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये किस कलर का दिख रहा है? तो हरा कलर का कहिएगा, ठीक है। यानी कि जो बाह्य दलपुंज हैं, इनका सामान्य कलर कैसा होता है जी? इनका जो सामान्य रंग है ये कैसा होता है? तो इनका सामान्य रंग होता है हरा। ध्यान दीजिए, इनका सामान्य रंग कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन कभी कभार देखिएगा तो किसी किसी पुष्प में इनका रंग जो है वो लाल हो जाता है। कोनो कोनो फूल में कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। किसी किसी पुष्प में जो यहाँ पे बाह्य दलपुंज आप देख पा रहे हैं, तो कोई कोई पुष्प ऐसा होता है जिसमें कि इनका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और उस स्थिति में वैसे माने लाल रंग के जो दलपुंज, लाल रंग के जो बाह्य दलपुंज होंगे, तो उन दलपुंजों को हम लोग दलाभ कहते हैं। ध्यान दीजिए जी, लाल रंग के जो बाह्य दलपुंज होंगे उन दलपुंजों को हम लोग क्या कहेंगे? तो दलाभ कहेंगे। क्लियर है? दलाभ कहेंगे। क्लियर ना? बाह्य दलपुंज सामान्य तौर पे हरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें इनका रंग जो है वो लाल रंग का हो जाता है। और वैसे पुष्पों की अगर हम लोग बात करें तो उनमें जो बाह्य दलपुंज है उसे हम लोग दलाभ कहते हैं। और इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग नाम सुने होंगे ट्यूलिप, ठीक है। ट्यूलिप का नाम सुने होंगे। ट्यूलिप में अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं वो दलाभ के रूप में पाए जाते हैं, यानी उनका कलर कैसा होता है? लाल होता है। अगली चीज, एक और आपको पुष्प का नाम बताएं तो वो है आपका आइरिस, ठीक है, आइरिस। तो आपको ध्यान देना है, दलाभ आमतौर पे किन पुष्पों में पाए जाते हैं? तो ट्यूलिप का जो फूल हो गया उसमें आपको दलाभ पाए जाएंगे, आइरिस का जो फूल है इसमें भी आपको दलाभ पाए जाएंगे, एक्सेट्रा और भी आपको बहुत सारे पुष्प मिलेंगे, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हमने आपको बताया। तो दलाभ क्या है आपको समझ में आ गया होगा। दलाभ किससे कहा जाएगा? तो जब बाह्य दलपुंज अपने हरे रंग को छोड़ करके लाल रंग में पाया जाएगा तो उसको दलाभ कहा जाएगा। बाह्य दलपुंज का सामान्य जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लियर है? उसके बाद में ये क्या करता है? तो कलिका अवस्था में पुष्प के अन्य पुष्प पत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगली चीज कि ये बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है। क्लियर है? बाह्य दल से मिलकर बना होता है और सबसे बाहरी पुष्प पत्र होता है। इतना चीज आपके दिमाग में सेट हो गया। अब जो है मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे इसके थोड़ी सी बात करेंगे इसके टाइप के बारे में, कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं इनके टाइप कौन कौन से होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कौन कौन सा टाइप का होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के अगर हम लोग प्रकार की बात करें, इनके वर्गीकरण की बात करें, तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि इनका वर्गीकरण सबसे पहले इनके अस्तित्व के आधार पे करते हैं। अस्तित्व के आधार पर अगर हम लोग बाह्य दलपुंज का वर्गीकरण उनके अस्तित्व के आधार पर करें कि वो कितने दिनों तक उनका अस्तित्व रहता है, तो इसके आधार पर अगर किया जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो बाह्य दलपुंज है ये मुख्य रूप से अस्तित्व के आधार पर इनको हम लोग 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला अगर हम आपको बताएं तो वो है आशुपाती, ठीक है। पहला वाला को क्या कहते हैं जी? तो आशुपाती। आशुपाती में ध्यान दीजिए, आशुपाती बाह्य दलपुंज वैसे दलपुंज को कहा जाएगा जो फूल के खिलते ही ध्यान दीजिए, फूल के खिलते ही झड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो फूल के खिलते ही क्या हो जाते हैं? तो झड़ जाते हैं। और ऐसे बाह्य दलपुंजों को हम लोग क्या कहेंगे? आशुपाती कहेंगे। दूसरा जो है उसी को हम लोग कहते हैं पर्णपाती। ध्यान दीजिए जी, दूसरा वाला को क्या कहते हैं?
तो पर्णपाती। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जैसे कि आशुपाती में क्या हो रहा था, तो फूल के खिलते ही झड़ जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ समय तक टिकेगा, यानी कि फूल के खिलने के कुछ समय बाद झड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बाह्य दलपुंज पुष्प के खिलते ही झड़ जाएंगे उन्हें हम लोग आशुपाती कहेंगे। जो बाह्य दलपुंज पुष्प के खिलने के कुछ समय के बाद में झड़ेंगे उन्हें हम लोग पर्णपाती कहेंगे। और लास्ट में एक और हम आपको बता दे रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं चिरस्थायी बाह्य दलपुंज। और चिरस्थायी बाह्य दलपुंजों की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि चिरस्थायी का नाम से ही जैसा कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ये हमेशा माने पाए जाते हैं, हमेशा पुष्प के साथ में रहते हैं, ये हमेशा पुष्प के साथ रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे टमाटर, तो टमाटर में जो बाह्य दलपुंज हैं वो टमाटर के फल के रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद भी उसमें लगे रहते हैं। तो उसमें जो बाह्य दलपुंज पाया जाएगा उस बाह्य दलपुंज को हम लोग क्या कहेंगे, चिरस्थायी बाह्य दलपुंज कहेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इतना पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ा सा और हम आपको इससे आगे लेके चलते हैं, और आपको इसमें हम इससे आगे अगर हम आपको बताएं तो आपको ध्यान देना है कि इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और इसका एक वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि अभी आप इस पुष्प में क्या देख पा रहे हैं कि जो भी बाह्य दलपुंज, आपको जो बाह्य दल दिख रहे हैं अलग अलग, तो बाह्य दल इस पुष्प में क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे एक अलग एगो बाह्य दल निकला हुआ है, यहाँ पे एक अलग बाह्य दल निकला हुआ है। तो इस तरह से अगर रहेगा, यानी कि अलग अलग रहेगा, समझिए, जब बाह्य दल अलग अलग रहेगा, यहाँ पे समझिए, जब बाह्य दल अगर अलग अलग रहेगा, बाह्य दल अगर अलग अलग रहेगा, तो उस स्थिति में बाह्य दलपुंज को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए, पृथक बाह्य दली कहते हैं। समझिए बात को, जब बाह्य दल, यहाँ पे बाह्य दल जो आपको दिख रहे हैं, अगर बाह्य दल अलग अलग रहेंगे तो उस स्थिति में जो बाह्य दलपुंज रहेगा उसको क्या कहेंगे, पृथक बाह्य दली कहा जाएगा। क्लियर है? अब जो है थोड़ा सा और समझिए दूसरा वाला टाइप, अगर बाह्य दल एक साथ रहेंगे, ठीक है, एक साथ अगर सारे के सारे बाह्य दल एक साथ रहेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग संयुक्त बाह्य दली कहते हैं, संयुक्त बाह्य दली कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपको समझना है किसके बारे में, बाह्य दलपुंज के बारे में। यहाँ से आपको इतना जानने के बाद में अब कोई भी क्वेश्चन छूटने उठने वाला नहीं है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक और चीज आज हम आपको बताएंगे, और वो है दलपुंज, ठीक है। तो अगला जो आपको टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, अगला जो मेन आपको जो फूल का, जो पुष्प का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, तो ध्यान से देखिए, दूसरा कौन सा है जी, तो दलपुंज दूसरा पार्ट है। दलपुंज या इसी को हम लोग कहते हैं कोरोला। दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। सुनिए ध्यान से, बाह्य दलपुंज से ठीक अंदर जो है, यहाँ पे आप जो अगला जो पुष्प पत्र देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बड़े बड़े जो पुष्प पत्र आपको दिख रहे हैं, ये कहाँ स्थित हैं, तो ये बाह्य दलपुंज के ठीक भीतर स्थित है। तो बाह्य दलपुंज के ठीक भीतर स्थित जो अगला जो पुष्प पत्र होता है, उसी पुष्प पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे दलपुंज कहते हैं। यानी कि सबसे पहला चीज जो आपको दलपुंज के बारे में याद रखना है वो ये है
कि ये बाह्य दलपुंज के ठीक भीतर स्थित पुष्प पत्र होते हैं। बाह्य दलपुंज दलपुंज क्या है जी? तो दलपुंज बाह्य दलपुंज के ठीक भीतर स्थित पुष्प पत्र होते हैं। इनकी एक बहुत ही अच्छी खासियत है और यही पुष्प के सबसे आकर्षक भाग भी होते हैं। इन्हीं के कारण जो भी कीट पतंग या जो भी चीज हैं वो सारे के सारे पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। और इसके लिए इनमें एक विशेष प्रकार की जो है सुगंधी पाई जाती है जिसे हम लोग मकरंद कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। जो दलपुंज हैं, दलपुंजों में नेक्टर कोष या मतलब मकरंद कोष पाया जाता है और उस मकरंद कोष में ही मकरंद पाए जाते हैं। उन्हीं मकरंदों के कारण ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दलपुंज, तो ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। ये इनकी विशेषता होती है, ठीक है। यानी कि आपको समझना है कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं ये पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। जो दलपुंज है वो क्या होते हैं? तो पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। इसकी खासियत क्या होती है जी? तो आपको ध्यान देना है कि इसी में क्या पाया जाता है? तो मकरंद कोष पाया जाता है और उस मकरंद कोष में मकरंद पाए जाते हैं। मकरंद कोष में क्या पाए जाते हैं? मकरंद पाए जाते हैं। और इन्हीं मकरंदों के कारण जो भी कीट पतंगे होते हैं वो पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे कि परागण में सहायता मिलती है। यानी कि यहाँ से ये बात एक निष्कर्ष निकल रही है कि चूंकि यही कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं और कीट पतंग जाकर के परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं, जिसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो दलपुंज हैं ये परागण में सहायक होते हैं। परागण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। अगला चीज आपको इसमें ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बाह्य दलपुंज के कलर की बात की कि बाह्य दलपुंज जो है वो आमतौर पे किस कलर के होते हैं? तो हरे कलर के होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें दलपुंज की, तो दलपुंज के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो दलपुंज का रंग जो है, दलपुंज रंगीन होते हैं। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो भी दलपुंज हैं ये अलग अलग कलर के पाए जाएंगे। जैसे कि आप कोई भी पुष्प को देखिएगा तो सारे के सारे पुष्प कोई विशेष एक ही कलर के नहीं होते हैं। अलग अलग पुष्पों के रंग भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इसके सबसे मुख्य वजह क्या है कि उसके दलपुंज जो हैं वो अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। दलपुंजों में एक विशेष प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो अलग अलग कलर में पाए जाते हैं और इसी के कारण इनका रंग जो है वो कैसा हो जाता है? तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला चीज आपको ध्यान रखना है कि चूंकि इसके कलर, दलपुंज के कलर कैसे होते हैं? तो अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न कलर में पाए जाते हैं, ये रंगीन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दलपुंज पाए जाते हैं जिनका कलर क्या होता है जी? तो हरा हो जाता है। कुछ ऐसे दलपुंज पाए जाते हैं जिनके कलर कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। समझिए ध्यान से, हरा दलपुंज, जब दलपुंज का कलर हरा हो जाएगा तो उस स्थिति में इन दलपुंजों को हम बाह्य दलाभ कहते हैं। बाह्य दलाभ, ठीक है। जैसे कि अभी इससे जस्ट पहले मैंने बताया कि बाह्य दलपुंज अगर लाल रंग के होंगे तो उनको दलाभ कहा जाएगा, और उसका ठीक अपोजिट मारिए, जब दलपुंज हरे रंग के हो जाएंगे तो उस स्थिति में उनको क्या कहा जाएगा? बाह्य दलाभ कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए और थोड़ा सा आगे आपको हम ले चलते हैं। ये तो हो गया बेसिक आपको यहाँ पे दलपुंज से संबंधित। अगर हम इसके टाइप की बात करें
तो जो टाइप आप लोग को हम इससे जस्ट पहले बताए बाह्य दलपुंज में, वही टोटल टाइप इसमें भी होगा। उसमें हम आपको बाह्य दलपुंज को उसमें हम आपको बताए अस्तित्व के आधार पे 3 प्रकार के। कौन कौन? आशुपाती, पर्णपाती, चिरस्थायी। तो इसमें भी आपको कौन कौन मिलेंगे? आशुपाती, पर्णपाती और चिरस्थायी। उसमें आशुपाती क्या हो रहा था? तो पुष्प के खिलने ही के साथ झड़ जा रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी जो आशुपाती टाइप के जो दलपुंज पाए जाएंगे, ये पुष्प के खिलते ही क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो पर्णपाती हम आप बताए थे, तो पर्णपाती जो बाह्य दलपुंज होते थे वो क्या हो जाते थे? तो पुष्प के खिलने के कुछ समय के बाद में झड़ते थे, कुछ समय तक टिके रहते थे और उसके बाद में झड़ जाते थे। तो इसी तरह से इसमें भी जो पर्णपाती दलपुंज होंगे ये क्या हो जाएंगे? तो पुष्प के खिलने के कुछ टाइम के बाद में ये झड़ जाएंगे। अगला चीज कि आपको ध्यान देना है कि जो चिरस्थायी होता है, तो चिरस्थायी जो बाह्य दलपुंज होंगे, चिरस्थायी जो दलपुंज होंगे वो इसमें भी काफी लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो ये मुख्य रूप से आपको दलपुंज के टाइप रहे। उसके बाद में अगर हम लोग दलपुंज के अन्य जो टाइप देखें, जैसे कि इनके स्थायित्व के आधार पर जो दल होते हैं, तो दलों के स्थायित्व के आधार पर देखा जाए तो आपको ध्यान देना है कि जब दल टोटल एक के साथ संयुक्त रहेंगे तो उनको संयुक्त दली कहा जाएगा, और अगर अलग अलग रहेंगे तो उनको पृथक दली कहा जाएगा। क्लियर है? तो ये मुख्य रूप से इसके टाइप रहे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। और थोड़ा सा आगे हम आपको ले चलते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग यहाँ पे जो बाह्य दलपुंज थे और जो दलपुंज थे, इन 2 पार्ट के बारे में अभी हमने आपको बताया। ठीक है? अब जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता दें कि दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो हैं, ये कभी कभार ऐसा होता है किसी किसी पुष्प में कि इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ये दोनों एक ही साथ में पाए जाते हैं। और इस तरह की जो संरचना होती है इसी को हम लोग परिदलपुंज कहते हैं। परिदलपुंज। क्लियर है? जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों एक ही साथ में पाए जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? परिदलपुंज या पेरियंथ कहा जाता है। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे अभी तुरंत बता दे रहे हैं, तब जाके हम लोग पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बारे में समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको समझना है परिदलपुंज के बारे में। परिदलपुंज, ठीक है? परिदलपुंज की अगर बात करें, सुनिए ध्यान से, तो सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि ये क्या होते हैं? तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज जब दोनों एक के साथ रहेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिदलपुंज। यानी कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज कि इसमें दलपुंज तथा जो बाह्य दलपुंज हैं, बाह्य दलपुंज दोनों सम्मिलित होते हैं। दोनों सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? समझिए बात को। आपसे अगर पूछे कि परिदलपुंज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी पुष्प में दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों एक ही साथ में पाए जाते हैं, मतलब उनमें अंतर स्पष्ट नहीं होता है। और जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों में अंतर स्पष्ट न हो तो उस संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिदलपुंज कहते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा और हम आपको इसके बारे में बताते हैं। परिदलपुंज की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बाह्य दलपुंज के जो छोटे छोटे ये पार्ट दिख रहे हैं, इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। दलपुंज के जो छोटका छोटका पार्ट दिख रहा है आपको, उसको दलपुंज कहते हैं। तो उसी तरह से जो परिदलपुंज की बात करें तो परिदलपुंज किससे मिलकर बना होता है जी? तो ये परिदल से मिलकर बने होते हैं। परिदल से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं। ध्यान दीजिए, बाह्य दलपुंज बाह्य दलों से मिलकर बना होता है,
दलपुंज दलों से मिलकर के बना होता है, और ठीक उसी तरह से जो परिदलपुंज है वो किससे मिलकर बना होता है, तो परिदल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला और एक दो चीज इसके बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि मैंने इससे जस्ट पहले बताया, जस्ट पहले क्या बताया कि जब बाह्य दलों का रंग लाल हो जाता है तो उनको दलाब कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि जब दलपुंजों का जो रंग है वो अगर हरा हो जाता है तो उनको हम लोग बाह्य दलाब कहते हैं। यहाँ पे ठीक वही कॉन्सेप्ट, अगर परिदलपुंज का रंग जो है, परिदलपुंज का रंग अगर लाल हो जाए तो परिदल को हम लोग दलाब कहते हैं, और अगर इनका रंग हरा हो जाए परिदलपुंज का तो इसको हम लोग बाह्य दलाब कहते हैं, बाह्य दलाब कहते हैं। क्लियर है, जब परिदलपुंज का रंग लाल हो तो उसे दलाब, और जब परिदलपुंज का रंग हरा हो तो उसे बाह्य दलाब हम लोग कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर परिदलपुंज किन पुष्पों में पाए जाते हैं। ये तो भाई जानकारी रखना है कि कौन पुष्प में पाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिलिएसी, ध्यान दीजिए, लिलिएसी कुल, इसके बाद में पोएसी कुल, लिलिएसी, पोएसी, और तब जाके आपको ध्यान देना है ग्रेमिनी, ग्रेमिनी, लिलिएसी और पोएसी, ये तीन गो कुल के जो पौधा होगा, ठीक है, कुल के पौधों में, तो उनमें क्या, तो उनके पुष्प में जो ये संरचना आप देख रहे हैं परिदलपुंज, ये पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि परिदलपुंज किन पुष्प में पाए जाते हैं, तो लिलिएसी कुल के पौधों के पुष्प में, पोएसी कुल के पौधों के पुष्प में, और ग्रामीणी कुल के जो पुष्प होंगे उनमें पाए जाएंगे। क्लियर है। अब जो है मुख्य रूप से हम लोग को जो मेन हम लोग को समझना है टॉपिक, उस पे लेके चलते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से अब जो मेन हम लोग का फोकस होगा वो होगा दो संरचनाओं पे, जिसमें से एक है आपका पुंकेसर और दूसरा है स्त्रीकेसर। पुंकेसर की अगर हम लोग बात करें तो पुंकेसर जो है, इसी को हम लोग यहाँ पे पुष्प का नर जननांग कहते हैं। दूसरा चीज जो स्त्रीकेसर है, इसी को हम लोग पुष्प का मादा जननांग कहते हैं। ये दोनों आपके सहायक अंग होते हैं, जो मैंने अभी आपको दोनों के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, समझिए बात को थोड़ा सा। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पुंकेसर के बारे में, या पुमंग जो है, पुमंग, तो इसी के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पुमंग को ही हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, पुमंग को एंड्रोसियम कहते हैं, या इसी को हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। ये थर्ड पार्ट है किसी पुष्प की संरचना का, और इसमें हम आपको पूरा डिटेल में लेके चल रहे हैं। अब पुंकेसर के बारे में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने जस्ट अभी तुरंत बताया कि पुंकेसर क्या है, तो पुंकेसर किसी भी पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, ये क्या होता है, तो पुष्प का नर जननांग होता है। अच्छा, नर जननांग का मतलब समझ रहे हैं? जननांग का मतलब होता है कि जिससे जनन की क्रिया पूरी हो। ठीक है, या जो जनन की क्रिया में भाग ले। यहाँ पे अगर हम लोग बाह्य दलपुंज और दलपुंज की बात करें तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पुष्प को आकर्षक बनाएंगे, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बस इतना ही इनका कार्य है। मेन जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन कौन है, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि पुमंग जो है ये क्या है, तो पुमंग पौधों में या पुष्पों में जनन की क्रिया में भाग लेता है। और ये किस प्रकार के जननांग के रूप में भाग लेता है, तो ये इसमें मेल गैमिट बनते हैं। ध्यान देना है, पुंकेसर जो है इसमें मेल गैमिट बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक बनते हैं, और इसीलिए इसको पुष्प का नर जननांग कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि किसी पुष्प का नर जननांग क्या होता है, तो नर जननांग के रूप में यहाँ पे पुमंग पाया जाता है। ये पुष्प का नर जननांग है। और इसी में जैसा कि मैंने बताया कि क्या बनते हैं,
तो यहीं पे नर युग्मक बनते हैं। इसी में क्या बनते हैं? नर युग्मक। अब कहाँ बनेंगे ये मेन अब तुरंत अभी हम लोग को पता चल जाएगा। पुमंग जो है ये भी अपनी संरचना को, अगर इसको हम आपको दिखाएं तो पुमंग की संरचना में भी 3 पार्ट पाए जाते हैं मुख्य रूप से, 2 पार्ट, जिसमें से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग पराग कोश कहते हैं, और दूसरका वाला के पराग तंतु। खैर इसी को हम लोग पहले देख ले रहे हैं। पहले हम लोग देखेंगे पराग तंतु के बारे में। क्या है? पराग तंतु, पराग तंतु, और दूसरा वाला पराग कोश। पराग तंतु की अगर हम आपसे बात करें तो सुनिए ध्यान से। पराग तंतु जो है ये एक धागे नुमा संरचना होता है। ठीक है, पराग तंतु कैसा होता है? तो एक धागे नुमा संरचना होता है जिसपे क्या स्थित होता है जी? तो पराग कोश स्थित होता है। तो आपसे कोई पूछे कि पराग तंतु क्या है, तो एक धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा संरचना है जिस पर, ध्यान दीजिए जी, जिस पर धागे नुमा संरचना है जिस पर पराग कोश स्थित होता है, पराग कोश स्थित होता है, स्थित होता है। क्लियर है? पराग तंतु क्या है जी? तो पराग तंतु एक धागे नुमा संरचना है जिसपे पराग कोश स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो मेन आपको यहाँ पे पार्ट समझना है उसको हम लोग कहते हैं पराग कोश। ध्यान दीजिए, पराग कोश। और इस पराग कोश में ही यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पराग तंतु पे स्थित एक छोटी सी जो है पाली युक्त संरचना होती है। ध्यान दीजिए, ये कैसी संरचना होती है? तो पाली युक्त संरचना होती है, पाली युक्त संरचना होती है। क्लियर रखिए, जो पराग कोश है वो कैसी संरचना होती है? तो पाली युक्त। अब यहाँ पे समझना है कि भाई पाली क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। जैसे कि पाली का मतलब हुआ एक तरह से कतार। पाली का मतलब क्या हुआ? कतार। जैसे समझिए ये क्या हो गया? एक पाली हो गया। ये क्या हो गया? एक पाली। अगर यहाँ पे एक और हम ऐसे लगा दिए बगल में तो ये क्या हो गया? दूसरका वाला पाली हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो पराग कोश पाए जाते हैं ये पाली युक्त संरचना होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो पराग तंतु पर पाए जाते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं? तो पराग तंतु पर स्थित होते हैं। दूसरा चीज, तीसरा चीज इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पराग कोश में ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एकदम बढ़िया से याद रखना है कि पराग कोश में ही पराग कण बनते हैं, पराग कण बनते हैं या निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। पराग कोश में ही पराग कण निर्मित होते हैं और यही पराग कण जो हैं ये पुष्पों के नर युग्मक होते हैं। पुष्पों में नर युग्मक कौन होता है? पराग कण। और ये कहाँ बनता है? तो ये पराग कोश में बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे हमने अभी पुंकेसर के बारे में बताया। पराग कोश के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें कि ये पाली युक्त संरचना होती है, तो यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आमतौर पे ये द्विपालीय संरचना होते हैं। इनमें पाली की संख्या कितनी होती है जी? पाली की संख्या जो है ये आमतौर पे इनमें 2 होती है, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें पराग कोश एक पालीय पाए जाते हैं। और जौना में एक पाली वाला होगा वो तो भैया दुलरुआ होगा। तो बस समझिए जो एक पालीय है तो उसी में से एक दुलरुआ पुष्प है, वो है गुड़हल। ठीक है, गुड़हल। तो गुड़हल में पराग कोश एक पालीय पाया जाएगा कि 2 पालीय पाया जाएगा? तो एक पालीय। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर रखना है। दूसरी चीज हम आपको बताएं अगर, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग पाली को देख रहे हैं तो एक पाली में जो है ये कोष्ठों में बटे होते हैं। और पाली जब कोष्ठों में बटेंगे तो एक पाली में 2 कोष्ठ पाया जाएगा। एक पाली में कितना कोष्ठ पाया जाएगा? 2 कोष्ठ पाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोगों ने पुंकेसर के बारे में सीखा। अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे
स्त्री केसर के बारे में। और जब स्त्री केसर के बारे में बता देंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको पुष्पासन और पुष्प वृंत के बारे में बता देंगे, और तब जाके हम लोग का जो मेन ये वाला जो पार्ट है खत्म हो जाएगा। पुष्प की संरचना वाला पार्ट मुख्य रूप से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको अब हम स्त्री केसर के बारे में बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्त्री केसर जो है उसी को हम लोग जायांग भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग वहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, स्त्री केसर को क्या कहते हैं जी? तो इसी को हम लोग जायांग कहते हैं, और जायांग को ही इंग्लिश में हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम, तो गाइनोसियम के बारे में अब हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे समझना है। गाइनोसियम के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कि गाइनोसियम क्या होते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। गाइनोसियम जो है इनमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि गाइनोसियम या जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्त्री केसर, तो ये पौधे के मादा जननांग होते हैं। ये क्या होते हैं जी? तो पौधों के मादा जननांग होते हैं। आपसे पूछे कि पौधों के मादा जननांग किसे कहा जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, पौधा का जो मादा जननांग है उसको हम लोग कहते हैं जायांग या स्त्री केसर। तो ये क्लियर रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया कि पुंकेसर कुछ अंगों से मिलकर बना होता है, तो ये भी जो है ये कुछ अंगों से ही मिलकर बना होता है। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि जायांग जो है ये अंडकों से मिलकर के बना होता है। जायांग किससे मिलकर बना होता है? तो अंडकों से मिलकर बना होता है। जायांग अंडकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब जो है आपको मेन हम ले चल रहे हैं जायांग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वहां पे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि ये अंडक जो है ये मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो अंडक है वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ये तो खैर अंदर पाया जाएगा। सबसे पहला जो पार्ट है उसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा वर्तिका, और तीसरा वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र। यानी कि किसी भी पुष्प के जो जायांग हैं, जायांग को ही मेन हम लोग कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन? तो पहला जो है उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। कौन है? अंडाशय। अंडाशय के बारे में अब मुख्य रूप से आपको बढ़िया से पूरा ध्यान पूर्वक सुनना है। अंडाशय के बारे में सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि ये पुष्प वृंत से जुड़ा हुआ, यहाँ पे समझिए बात को, ये पुष्प वृंत से जुड़ा हुआ पौधे का जो आधारीय फूला भाग है उसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। यानी कि ये कैसी संरचना होती है? तो ये पुष्प वृंत से जुड़ा हुआ, पुष्प वृंत के अग्रभाग में स्थित होता है। अग्रभाग में स्थित फूली हुई संरचना होती है। फूली हुई संरचना होती है। फूली हुई संरचना होती है। क्लियर है? आपसे पूछे कि अंडाशय क्या है, तो अंडाशय पुष्प वृंत के अग्रभाग में स्थित फूली हुई संरचना होती है। पहली चीज आपको क्लियर रखना है। दूसरा चीज आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस अंडाशय के भीतर ये एक गोलाकार या अंडाकार संरचना पाई जा रही है। ठीक है, तो अंडाशय के भीतर अंडाशय के भीतर में जो आप यहाँ पे अंडाकार या गोलाकार संरचना देख पा रहे हैं, अंडाकार संरचना, तो अंडाशय के भीतर में जो अंडाकार संरचना है उसी को हम लोग बीजांड कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय के ठीक भीतर। और जहां पे ध्यान दीजिए, जहां पे बीजांड अंडाशय से जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ने का स्थान जो होता है, बीजांड जहां पे अंडाशय से जुड़ता है उस स्थान को ही हम लोग बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन।
तो इस तरह से ये मेन फैक्ट थे जो मैंने आपको अभी तुरंत बताए। क्लियर है? बीजांडासन किसे कहेंगे? तो जहां पे बीजांड अंडाशय के आधार से जुड़ेगा तो उस स्थान को हम लोग बीजांडासन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे जो बीजांड आप देख पा रहे हैं तो यही बीजांड जो है आगे चल के परिवर्धित होकर के और बीजों का निर्माण करेगा, और जो अंडाशय आप देख पा रहे हैं ये अंडाशय आगे चल के परिवर्धित होकर के और फलों का निर्माण करता है। उससे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो बीजांड है इस बीजांड के भीतर ही भ्रूण कोश का विकास होता है। बीजांड के भीतर किसका विकास होता है? भ्रूण कोश का। और उस भ्रूण कोश में ही जो है आपको ध्यान देना है कि इस भ्रूण कोश में ही यहाँ पे अंड कोशिका का निर्माण होता है। भ्रूण कोश में किसका निर्माण होता है? अंड कोशिका का। और यही अंड कोशिका जो है ये पुष्पों के मादा युग्मक होते हैं। अंड कोशिका क्या होती है? तो किसी भी पुष्प के मादा युग्मक होते हैं। कहाँ बनते हैं? तो ये बीजांड के भीतर भ्रूण कोश में निर्मित होते हैं। अभी तुरंत इसके बाद में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस जब हम आपको बताएंगे पौधों में तो उस टाइम पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए यहाँ पे अभी तक हम लोग अंडाशय के बारे में देखें। अंडाशय जो है आगे की तरफ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो एकदम पतला होता चला जाता है, धागे नुमा एकदम पतला होता चला जाता है। और इस पतले धागे नुमा संरचना को ही हम लोग वर्तिका कहते हैं। तो आपसे पूछे कि वर्तिका क्या है, तो वर्तिका के बारे में आप कह सकते हैं कि अंडाशय का ही अग्रभाग है जो आगे चल के धागे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका। यानी कि दूसरा वाला संरचना क्या है? वर्तिका है। और वर्तिका जो है इसी को हम लोग क्या कहते? ये कैसी संरचना है? तो धागे नुमा संरचना है। धागे नुमा संरचना है। पहला चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि ये अंडाशय जो है अंडाशय को किससे जोड़ता है? ध्यान दो, अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। वर्तिकाग्र से जोड़ता है। अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। ठीक है? ये आपको वर्तिका के बारे में याद रखना है। ये इतना आप याद रखिएगा तो वर्तिका से संबंधित आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अब एक और चीज आपको यहाँ पे वर्तिका के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वर्तिका में ही जब परागण की क्रिया हो जाती है तो परागण की क्रिया के बाद में वर्तिका में ही एक नलिका का संरचना बनती है जिसे हम लोग पराग नलिका कहते हैं। वर्तिका में क्या बनता है? पराग नलिका। आपसे पूछेगा कि पराग नलिका का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए पराग तंतु, ऑप्शन बी पराग कोश, ऑप्शन सी वर्तिका, और ऑप्शन डी में कुछ और दे देगा। आपको ध्यान देना है कि पराग नलिका जब भी बनेगी तब कहाँ बनेगी? तो इसी वर्तिका में बनेगी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे लेके चले और जो मेन यहाँ पे थर्ड आप पार्ट देख पा रहे हैं जिसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र की अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये वर्तिकाग्र जो है ये स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग होता है। स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग होता है। ये सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि ये स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग होता है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको वर्तिकाग्र के बारे में याद रखना है कि वर्तिकाग्र जो है ये परागण के समय यहाँ पे समझिए बात को कि जब परागण की क्रिया होती है तो पराग जब यहाँ से चल के आएंगे तो वर्तिकाग्र ही पराग कणों को ग्रहण करता है। तो परागण के समय ये पराग कणों को ग्रहण करता है। परागण के समय ये पराग कणों को ग्रहण करता है। तो इतना चीज आपको किसके बारे में याद रखना है? आपको स्त्रीकेसर के बारे में मुख्य रूप से इतने सारे बातों को ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये हो गए आपके पुष्प के जो मेन स्ट्रक्चर था वो। अब जो है थोड़ा सा एक दो और संरचनाएं पुष्प में पाई जाती हैं उनके बारे में भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। और उसमें अगर हम आपको बताएं
तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो है पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन। तो पुष्पासन को जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पुष्पासन जो है, इस पुष्पासन पे ही सारे के सारे जो भी पुष्प पत्र हैं, पुष्प पत्र चाहे वो यहाँ पे बाह्य दलपुंज हो, चाहे दलपुंज हो, चाहे यहाँ पे स्त्रीकेसर हो, चाहे पुंकेसर हो, सारे के सारे जो पुष्प पत्र हैं वो जहाँ पे स्थित होते हैं उस स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। यानी कि पुष्प का वह भाग जहां पर सभी पुष्प पत्र जुड़े होते हैं, जहां पे सभी पुष्प पत्र जुड़े होंगे उस स्थान को ही हम लोग क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। क्लियर है। और उसके बाद में एक और आपको ध्यान देना है, पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत की अगर हम आपसे बात करें तो आपको ध्यान देना है कि जहां पे बहुत सारे पुष्प जुड़े होंगे, जहां पे पुष्प जुड़े होंगे, देखिए जहां पे पुष्प पत्र जुड़े होंगे पुष्प में, तो उस स्थान को पुष्पासन कहेंगे। और जहां पे बहुत सारा फूल आकर के जुड़ जाएगा उस स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। तो इस तरह से ये मेन आपको पुष्प का जो है संरचना था, जो मैंने आपको आज समझाया। अब जो है इसके बाद में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे पुष्प के कार्य के बारे में, क्योंकि पुष्प के कार्य से भी संबंधित आपके प्रश्न कभी कभार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि अभी तुरंत आपको बता ही दे। ठीक है, उससे पहले हम आपको चाहते हैं कि एक दो चीज और क्लियर कर दें, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने क्या बताया कि ये जो पुष्प बना हुआ है इसमें कौन कौन से पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये दोनों मुख्य रूप से आपके जननांग हैं। क्लियर है। ये आपका नर जननांग है और वो आपका मादा जननांग है। ये दोनों जिस पुष्प में उपस्थित होंगे उसी को हम लोग, ध्यान दीजिए, जिस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होंगे उस पुष्प को हम लोग कहेंगे द्विलिंगी। ठीक है, जिस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होंगे उस पुष्प को हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और जिसमें सिर्फ एक एक माने कोई रहेगा, हमारे कहने का मतलब ये रहा कि अगर पुमंग और जायांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाएंगे तो उन पुष्पों को हम लोग एकलिंगी पुष्प कहेंगे। जब पुमंग जायांग एक पुष्प में पाया जाएगा तो द्विलिंगी, और जब अलग अलग पुष्प में पाया जाएगा तो उसको एकलिंगी कहेंगे। क्लियर है। अब समझिए, जो एकलिंगी पुष्प होंगे वो भी दो प्रकार के होंगे। कौन कौन, तो सुनिए, जिसमें पुंकेसर सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा उसको पुंकेसरी कहेंगे, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रीकेसर पाया जाएगा उसको स्त्रीकेसरी पुष्प कहेंगे। तो ये मेन आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा बात हम लोग करेंगे पुष्प के कार्य को लेकर के। तो अगर हम लोग पुष्प के कार्य की बात करें तो इसमें ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि पुष्प जो है ये जनन की क्रिया में भाग लेता है, जनन में भाग लेता है। पहला चीज, अगर पुष्प न रहे तो आवृत बीजी पौधों में जनन जो है मुश्किल होगा। ठीक है, यानी कि आवृत बीजी पौधों में मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पुष्प ही है, तो पुष्प जो है जनन में भाग लेता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसके जो अंडाशय है, सुनिए ध्यान से जी, इसके जो अंडाशय है ये विकसित होकर के और फल का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके जो बीजांड हैं ये विकसित होकर के और बीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपको पुष्प के कार्य रहेंगे। ठीक ना, फल का निर्माण, बीजों का निर्माण, जनन में भाग लेना, ये मेन इसका काम रहेगा। ठीक है, अगले वीडियो में अब जो है हम लोग अगले वीडियो में ध्यान देंगे कि किस प्रकार से पुष्प जो है वो जनन की क्रिया में भाग लेता है और कैसे पुष्पी पादपों में जनन होता है, ये मेन हम लोग को अगले वीडियो में सीखना है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो का वेट कीजिए, हो सकता है कि 1 या 2 दिन में हम वो भी वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल आप ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।